अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्गईएस एंड पीएससी क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में यहाँ पर हम जो हमारा यूपीएससी होता है जिसमें हम आईएएस एंड आईपीएस की एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं जो अभी तक हो चुके हैं, तो उसकी एक हम नई श्रृंखला से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ 2011 के क्वेश्चन को लेंगे, जीएस फर्स्ट के, और एक एक करके हम 2018 तक की श्रृंखला को ले जाएंगे। जब तक हमारे अभी तक पेपर जितने हो चुके हैं सारे एग्ज़ाम को हम इसमें कवर करेंगे। क्योंकि क्या होता है बच्चों कि जो हमारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं, यदि ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम अच्छे से लगा लिए तो हमारा जो है क्योंकि पेपर तो बनता इसी से है, तो हमारी एक सोच डेवलप हो जाती है कि हमको कैसे पढ़ना है। तो देखिए बच्चे, अपन सबसे पहले आज हम देखेंगे समान अध्ययन 2011 प्रश्न पत्र फर्स्ट, यानी कि हमारा जीएस का प्रश्न पत्र पहला। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, आहार में नियमित रूप से ताजे फल व सब्जियां ग्रहण करना अवांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो यदि हम नियमित रूप से डेली बेसिस पर यदि हम ताजे फल फ्रूट जो खाते हैं तो वो अपन को रेगुलरी बेस पे खाना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि ऑक्सीकरण रोधी तत्व जो अच्छे होते हैं, रोधीकरण तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु बनने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक, अब इसमें हमको ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे हमारे यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, तो हमारा यहाँ है, शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देती हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिन हीनता नहीं होने देते। तो ये बता रहा है कि जो हम फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, तो क्या इसमें से हमारे एंजाइम सक्रिय होते हैं जो कि विटामिन हीनता नहीं होने देते। पहला ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले अपन ऑप्शनों को पूरे पढ़ेंगे फिर एलिमिनेट करेंगे। सेकंड हमारा ऑप्शन है, ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक रूप से नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। तीसरा ऑप्शन देखेंगे हम, क्या लिखा है, ये शरीर में उपापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। और चौथा ऑप्शन है, ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धत्व की क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। अब देखो, अब अपन सब ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे पहला हमारा जो चौथा ऑप्शन है तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई फ्रूट है जो हमारे बढ़ने की क्रिया को क्या करे, विलंबित करे, तो ये नहीं होगा। आप कमेंट में हमको ऑप्शन आप देकर बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। सेकंड में हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रोटीन। तो देखो, फ्रूट से कार्बोहाइड्रेट न मिलता, ना वसा ना प्रोटीन। फ्रूट से हम कौन लिखा मिलता है, विटामिन मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही, इसको हम अभी रोक के रखते हैं, ठीक है, ये वाले ऑप्शन को। अब अपन फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय करते हैं, तो ये कोई भी एंजाइमों को सक्रिय नहीं करते, ठीक है। हाँ, विटामिन हीनता नहीं होने देते, ये बात है, लेकिन इसमें ये वाला गलत है, ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा सही है, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पर आकर देखते हैं कि हमारा कौन सा सही होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा सही सी, क्योंकि ये हमारा पूरा एक्यूरेट के शरीर में उपापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो, हमारे पास दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। सबसे पहला, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये बोल रहे हैं कि इसमें ये लौकिक सभ्यता थी, लौकिक यानी कि इसमें धार्मिकता का जो महत्व था बहुत ज़्यादा मात्रा में था। और सेकंड ऑप्शन ये दे रहे हैं कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो देखो, अब इन ऑप्शन के लिए हम नीचे ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या दे रहा है। तो सबसे पहला ये है कि केवल एक, ठीक है,
कि अलौकिक सभ्यता थी और धार्मिक तत्व ये उपस्थित था। सेकंड है, उस काल में भारत में कपास से सर्वाधिक वस्त्र बनाए जाते थे। ये दूसरा। तो देखो अब हम यहाँ पे देखते हैं धार्मिक सभ्यता तो थी। क्यों धार्मिक सभ्यता थी? क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं कि हमको क्या मिले, बहुत सारे मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, ठीक है, और हमको एक पशुपतिनाथ की भी वहाँ पे क्या मिली है, एक मूर्ति मिली, पशुपतिनाथ जो बैठे हैं वहाँ पर ऐसे हैं, ठीक, और आजू बाजू यहाँ पे क्या बने, पशु बने। तो इसका मतलब धार्मिक तो था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरा कपास से वस्त्र, तो वस्त्र में हम देखते हैं हमको काफ़ी जगह से मोहनजोदड़ो, चहूजोदड़ो, यहाँ से हमको काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें मिले जिससे हमको पता चलता है कि ये लोग वस्त्र का यूज़ काफ़ी मात्रा में जानते थे। तो यानी कि कपास का यूज भी होता था। दोनों पॉइंट सही हैं। तो हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे जाकर देखते हैं। तो हमारा है, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती। देखो सबसे पहले तो ये आप गंगा को समझो। यदि आपने गंगा नदी तंत्र का हमने एक वीडियो अपलोड किया था, नहीं देखा तो आप जाओ इंडियन जियोग्राफी में हमारी प्लेलिस्ट में, और उसमें जा करके एक बार गंगा नदी का थोड़ा सा वीडियो देख लो, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। यदि वो कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर हो गया तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से इसको समझने में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो देखो ये बोल रहा है कि गंगा के, जहाँ से गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, ठीक है, अब जो आके मिल बनती कहाँ से, अलकनंदा और गंगा जो भागीरथी का संगम क्या कहलाता है, गंगा कहलाता है। तो गंगा जब ये हरिद्वार से नीचे आती है, गंगा यहाँ से निकल गई, ठीक, अब यहाँ से हरिद्वार से नीचे जब आती है तो ये बोल रहे हैं कि ये जो गंगा के मैदान है, ठीक, ये गंगा का मैदान है, तो यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों को युग्मों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, यानी कि यहाँ पर आर्द्र भूमि है तो कौन सी फसल उपयुक्त होगी? तो सबसे पहला धान और कपास। तो देखो धान तो ठीक है, आर्द्रता के लिए ठीक है, लेकिन कपास नहीं। गेहूं के लिए कम पानी चाहिए, जूट के लिए भी कम पानी चाहिए, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड हमारा ऑप्शन आता है धान और जूट। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि धान के लिए भी पानी चाहिए और जूट के लिए भी पानी चाहिए, ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर हो सकते हैं, इसको हम भी रोकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। फोर्थ ऑप्शन हमारा गेहूं और कपास। गेहूं के लिए कहीं कम पानी चाहिए, कपास के लिए भी, तो हमारे ये कभी गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्योंकि आर्द्र और उच्च तापमान के साथ जो हमारी जलवायु रहती है वहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट रहती है? तो धान और जूट की फसल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफी का है। इसमें क्या है, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो जो हमारा भारत, जो हमारे 7 कंटिनेंट है, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो बने हैं तो अलग अलग, हम इसकी जब प्लेट विवर्तनी की थ्योरी देखते हैं तो इसमें अलग अलग के इनमें कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट से ही ये जो प्लेट्स बनी है उनका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे 2 प्लेटों की बात किया जा रहा है, एक अफ्रीकी प्लेट और दूसरी यूरेशियाई मरुस्थलीय प्लेट। तो ये बोल रहे हैं जो मरुस्थल बना है, ठीक है, यूरेशियाई, तो उसका जो रीजन है क्या हो सकता है, तो इस पे अपन देखते हैं। ये सबसे पहला दे रहा है, ये उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं यानी कि हाई प्रेशर सेल में उपस्थित है, और दूसरा ये उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, अब अपन सबसे पहले देखते हैं ये जो उपोष्ण यानी कि उष्ण और पोषण, उपोष्ण का जो रहता है, तो उपोष्ण में जो ये मतलब ये हाई प्रेशर सेल से इफेक्ट करता है, या उष्ण महासागर धाराओं का इफेक्ट इसमें पड़ता है। इन दोनों को यहाँ पे बात किया जा रहा है। अब ये बोल रहा है कि कौन कौन से इसमें हमारे ऑप्शन सही हैं। तो सबसे पहला केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 और 3। अब देखो सबसे पहले हम इनको देखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन जो बोल रहा है, तो ये बोल रहा है यह उपोष्ण उच्च दाब हाई प्रेशर सेल में स्थित है, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर सेल में तो स्थित नहीं, यदि हाई प्रेशर सेल में स्थित हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यहाँ। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सिरे से नकार दो, कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। सेकंड, ये उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। यदि बेटा आप यदि जब अफ्रीका पढ़ोगे तो यहाँ पे जो अपन धाराएं पढ़ते हैं, ठंडी गर्म धारा, गर्म जल धारा, तो यहाँ से अपन को क्लियर कर रहा होगा, समझ में आएगा कि हाँ ये यहाँ पर जो जल धारा है उनका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है जितने भी प्लेट है। तो हमारा
यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ओनली 2, सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समताप मंडल के निचले भाग में। जब अपन एनवायरनमेंट पढ़ते हैं ना, तो एनवायरनमेंट में ये रहती हैं, लेयर्स रहती हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम समताप मंडल की बात कर रहे हैं। तो समताप मंडल में क्या बोल रहे हैं कि समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण देना है अपन को, क्या है? तो आप सबसे पहला हमारा ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं, समताप मंडल के निचले भाग या जल वाष्प नहीं होते। तो ये तो सही है। ठीक, समताप मंडल के जल भाग, क्योंकि इसमें क्या, ना तो बादल होते ना ही जल वाष्प होते। ये समताप मंडल, ये हमारा ये वाला समताप मंडल है, तो इसके ऊपर होते हैं ना क्षोभ मंडल, मध्य मंडल जो होता है, तो बादल जल ये सब यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे नहीं होते। यहाँ पे हम एक भी कोई भी जेट विमान आराम से क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। दूसरा दे रहा ऑप्शन, समताप मंडल में निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन होती नहीं होती। सॉरी, ऊर्ध्वाधर मतलब देखो पवन ऐसे चलती, अरे ऐसी ऊर्ध्वाधर है, और ये इसको इंग्लिश में समझ लो कि ये क्या हॉरिजॉन्टल है, ये सॉरी वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है। तो यदि हमको कोई प्लेन उड़ाना है तो हमको वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल ना कि हॉरिजॉन्टल। तो ये जो समताप मंडल की जो नीचे वाली लेयर रहती है, इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं रहता, वर्टिकल रहती है लेयर, इसलिए कोई प्लेन आराम से यहाँ पे मूव कर सकता है। तो यहाँ पे बच्चों हम जो ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पे कौन कौन से दे रहा है, केवल एक, केवल दो, वो एक और दो। अब यहाँ का इसका जो आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने काफ़ी हद तक समझा दिया क्वेश्चन को। ठीक, क्योंकि देखो आईएएस के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो एलिमिनेशन के ही रहते हैं, क्योंकि आप आईएएस बन रहे हो। आईएएस की आपके अंदर जो आईएएस जब बनते हैं, तो अपन का जो दिमाग जो रहता है शार्प होना चाहिए, पूरी तरीके से अपन दिमाग को एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर अपन को फाइंड करने के लिए अपन के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भावना होनी चाहिए। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन जो हमारे पूछ रहा है, तो इसमें दोनों ऑप्शन हमारे सही होंगे। क्यों दोनों ऑप्शन सही होंगे हमारे? क्योंकि मैंने बताया ना कि पहली बात तो बादल नहीं होते, दूसरे ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती, तो ये भी सही होगा। कौन सी होती हैं? वर्टिकल होती हैं। तो इसमें 1 और 2, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 और 2 दोनों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर अपन को यहाँ पर विचार करना है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। देखो अब इसके लिए सबसे पहले अपन के अक्षांश पढ़ने पड़ेंगे। ये हमारी, यदि हमारी पृथ्वी, ये हमारी कौन सी है, 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से उत्तरी अक्षांश कहला जाएगा, यानी नॉर्थ, और ये हमारा साउथ। आज बोल रहे हैं कि निम्न अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यता अधिक होती है। निम्न और उच्च अक्षांश, तो निम्न यानी कि जहाँ पे ये निम्न अक्षांश है, या 0 से यहाँ से कम है ना, तो निम्न, और यहाँ पे उच्च। तो जीव विविधता सामान्य, जीव विविधता, जैव मतलब जंतु, और विविधता मतलब भिन्नताएं। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जो उच्चतर अक्षांशों की जो तुलना में यदि हम हायर जो अक्षांश हमारी वहाँ की बात करें, उसमें हम यदि तुलना करें, तो जो निम्न अक्षांश रहते हैं उसमें जीव यानी कि अधिक होती है, यानी विभिन्न प्रकार के जीव जो रहते हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। तो क्या सही है? तो हाँ सही है। अपन यहीं तो रहते हैं, ये 0 डिग्री के अपन आसपास रहते हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहता ये वाले रीजन में, और ये वाले रीजन में भी कोई नहीं रहता। तो हम कहाँ रहते हैं? हम जो रहते हैं बच्चों, यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे रहते हैं। ये दोनों रीजनों में हम रहते हैं, सॉरी रहते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बर्फ जमी हुई है, यहाँ पे रहते, इसलिए सही है। नेक्स्ट है पर्वतीय प्रवणताओं यानी ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जीवित सामान्यता अधिक रहती है। अभी बोला ग्रेडियंट्स यानी जो पर्वतीय प्रवणता रहती है, तो उनमें उन्नत की वही है। इसमें अक्षांश में पूछ रहा है कि निम्न अक्षांशों में अधिक रहती है, यह बोल रहा है कि निम्नतर उन्नतांशों में जीवित सामान्यता अधिक रहती है, सेम है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों, ये अक्षांश की बात कर रहा है यहाँ पे,
और ये ग्रेडियंट्स की बात कर रहा है, तो दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या लग जाएगा, 1 और 2। ठीक, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन मूव करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तिब्बत वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पार्टों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। अब ये बोल रहे हैं जो तिब्बत वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इरावदी और मेकांग जो तिब्बत में बहती हैं, ये अपने ऊपर जो है संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से पहले ठीक अपने प्रवाह में यू टर्न लेती है। देखो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो जैसे भारत है हमारा, ठीक, यहाँ पास हमारा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। जब ये नदी आती है और नदी आकर के यहाँ पे ले जाती है, तो यहाँ से आकर के यू टर्न, या यू से बना रही है ना, यू टर्न लेकर के ऐसे जाती है। ठीक, यू टर्न लेती है। तो वह यू टर्न क्यों बनता है, ये आके ऐसे सीधे क्यों नहीं गिर जा रही, ये आके सीधे क्यों नहीं गिर जा रही, ऐसे 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 आगे गिर जाए, ये ऐसे करके क्यों गिर रही। ठीक, तो इसका अपन को रीजन बताना है। सबसे पहला, वलित हिमालय के नमन के कारण, हमारा हिमालय क्या है, अक्ष संगी नमन के कारण क्या है, ये जो है यू टर्न ले रही है, पहला। ठीक है, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संगी नमन के कारण, यानी कि जो भूवैज्ञानिक तरुण, यानी कि तरुण मतलब जो है बृहत हिमालय, तरुण मतलब बड़ा, ऐसे खतरनाक हिंदी आती है, ठीक है, कि अक्ष संघीय नमन के कारण। तीसरा, तृतीय कल्पित वल्पित पर्वतमालाओं में भूविवर्तनीय विक्षोभ के कारण, भूविवर्तनीय विक्षोभ के कारण। और चौथा ऑप्शन दे रहा है हमको, इस संदर्भ में उपयुक्त ए और बी दोनों कारण तर्क संगत है। अब देखो हम इसमें रीजन लगाते हैं। सबसे पहले जब ये ऐसे क्वेश्चनों के लिए सॉर्ट आउट करने के लिए दिमाग ये लगाया करो बच्चों, पहला क्या दे रहा, इस संदर्भ में उपर्युक्त ए और बी दोनों कारण तर्क संगत हैं। तो इसमें के लिए अपन क्या करें, इन दोनों को पहले अपन एलिमिनेट कर लें और फिर इसको देखें और इन दोनों में एलिमिनेशन लगाएं कि ये सही है या ये सही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, वलित हिमालय के अक्ष संघीय, हिमालय पूरा क्या है, वलित है, यानी कि मुड़ा हुआ पूरा है यूं, तो ये हो सकता है। ठीक, रोकते हैं इसको अपन। भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के, ठीक है, बृहत हिमालय के कारण बोल रहा है, तो ये भी हो सकता है। अब तृतीय कल्पित वलित पर्वतमालाओं में भूविवर्तनीय विक्षोभ के कारण, देखो जो पहली बात तो बता दूं मैं कि हिमालय में वहाँ उस ऊपर जो नॉर्थ साइड है, इसमें क्या है, भूकंप जो है बोल रहा है भूविवर्तनिक विक्षोभ, तो उसमें विक्षोभ आने की संभावना कम रहती, क्योंकि कल्पित बोल रहा है, कल्पित वलित, ये कल्पित वलित थोड़ी, ये वलित पर्वत ही है, इसमें कल्पित बोलने की जरूरत है। तो ये पॉइंट हमको क्या कर रहा है, निगेटिव कर रहा है, यानी कि ये हमको आंसर से अलग कर रहा है, तो ये हमारा नहीं हो सकता, यानी कि ये दोनों हमारे सही होंगे। तो अपन को ऐसे एलिमिनेट करना है। हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा फोर्थ होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं में भारत के एक राज्य की विशिष्टताएं कौन कौन सी है। पहला, उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। ठीक है, दूसरा, उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। अब देखो ये बोल रहा है कि अपन को एक राज्य की विशेषताएं बताई जा रही हैं और अपन को फाइंड करना है कि वो राज्य है कौन। तो ये पहला ऑप्शन दे रहा है कि उसका उत्तरी भाग क्या है, सूखा हुआ है, शुष्क और अर्ध शुष्क। और दूसरा, उसके मध्य भाग में क्या होती है, कपास का उत्पादन होता है। थर्ड दे रहा है कि उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। 3 पॉइंट है, उत्तरी भाग शुष्क है, मध्य भाग में कपास होती है और तुलना में इसमें नकदी फसल क्या होती है, नकदी फसल यानी कि जिससे कैश, हमको कैश कॉर्प, जिसमें हमको कैश पैसे मिल जाए, जैसे मान लो गन्ना, तम्बाकू, अफीम, इसकी खेती करने से क्या होती है, अपन को अमाउंट जल्दी मिल जाता है, पैसे जल्दी मिलते हैं ना इनमें, क्योंकि इनमें क्या अपन को फैसिलिटी रहती है, इसमें फैसिलिटी अपन को ये रहती है कि अपन उगी और तुरंत बिक जाती हैं। खाद्यान्न फसलों कई बार हमको कम पैसे भी देती हैं और टाइम भी लगता है बिकने में। अब इसमें अपन स्टेट देखते हैं, कौन से स्टेट है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश तो ठीक है, इसका ऑप्शन ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कपास तो नहीं होता,
शुष्क और शुष्क तो मान सकते हैं अपन, लेकिन कपास यहाँ पे नहीं पाया जाता। नकदी फसल तो पाई जाती है, लेकिन अपन को 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लिक हो रहे हैं सही, लेकिन कपास का उत्पादन नहीं होता, तो इसको रोक देंगे, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात। गुजरात उस उत्तरी भाग शुष्क एवं शुष्क है भाई, ये गुजरात ये है ये। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऊपर क्या है, यहाँ पे राजस्थान वाला रीजन है, यहाँ पे राजस्थान है, और ये यहाँ पे गुजरात। उत्तरी भाग शुष्क है, हाँ शुष्क है। खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसल, कपास वगैरह सब नकदी फसल है ना, हाँ ठीक है। कपास पाई जाती है, हाँ ठीक है। तीनों ऑप्शन सही है, तो गुजरात हमारा आंसर हो सकता है। अब इसको अपन को रोक के रखते हैं, आगे चलते हैं अपन बच्चों। तो ये देखते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक में क्या होता है, कपास नहीं होती, तो ऑप्शन नहीं हो। और तमिलनाडु, तमिलनाडु पर उत्तरी भाग शुष्क नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुजरात सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। आभासी निजी परिपथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? क्या ये क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर साइंस का। ठीक, इसको अपन पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो पहला, यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसे सुदूर बैठे प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। यानी ये इनके कहने का मतलब है कि जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, एक कोई भी संस्था है उसका एक कंप्यूटर परिपथ है जिसमें जो कोई व्यक्ति दूर भी बैठा हुआ है ना, तो अपनी संस्था के सर्वर को क्या कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकता है। हाँ ठीक है, रोकते हैं इसको, हो सकता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, अपन देखते हैं जैसे कोई यदि बैंक है, ठीक है, बैंक ऑफिस जो है, तो ब्रांच मैनेजर बैठता है, ठीक, अलग ऑफिस में, और जो अब काउंटर बने होते हैं नंबर वाइज, 4 नंबर काउंटर, 5 नंबर काउंटर, 6 नंबर। यदि सपोज आप वहाँ पे एफडी यदि बनवाने जा रहे हो, तो एफडी एक व्यक्ति क्या करेगा, आपकी एफडी बना के कंप्लीट करके प्रिंट करके दे देगा, दूसरा क्या करेगा, ऑनलाइन उसको अप्रूव करेगा। तो उसमें क्या रहता है, लोकल सर्वर से क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से जो वहाँ के सिस्टम्स होते हैं तो आपस में कनेक्टिविटी से जुड़े हुए होते हैं, और कनेक्टिविटी के कारण क्या होते हैं, वहाँ पे जो सर्वर जो होता है ना, तो एक प्राइवेट लोकल प्राइवेट नेटवर्क रहता है, सारे कंप्यूटरों को जोड़ के रखता है, सही होता है। नेक्स्ट, यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जाती सूचना को सुरक्षित रखता है। ये स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो ये इसको भी रोक के रखते हैं, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज की बात कर रहा है, अपन को नेटवर्क बताना है। तीसरी, यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रयोक्ता सेवा प्रबंधक सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधनों के साझे भंडार में प्रवेश पा सके। यानी कि ये बोल रहा है कि एक ऐसा परिपथ है जिसके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम साझे भंडार में, यानी कि स्टोरेज की बात ये भी कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा कायदे से, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी स्टोरेज की बात कर, दो लोग कर दिए, तब इन दोनों को अपन अलग करते हैं। फोर्थ है हमारा, उपयुक्त ए बी तथा सी कथनों में से कोई भी आभासी परिपथ का वर्णन नहीं करता। अब देखो, अब हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पे आ गए, 1 सेकेंड ए बी सी, ठीक। आइए बोलना कि ए बी सी कथनों में थी, अब हम यदि 4 लेते हैं तो हमारे ऊपर के तीनों को ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सीधे हट जाएंगे। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देख तो इसमें स्टोरेज की बात, ये तो अपना गलत हो गया, अपन ही नहीं मान रहे, ये भी गलत है हमारा, और ये भी, क्योंकि ये भी स्टोरेज की बात कर रहा है, ये भी स्टोरेज की बात, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, ये। क्यों, क्योंकि ये बताया ना मैंने कि एक ये नेटवर्क बना रहा है। इस वीडियो के बच्चों लास्ट क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हुए इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करवा रहे हैं, ये बोल रहे हैं धर्म है और ऋतु, इन दोनों भारत की क्या है, प्राचीन वैदिक सभ्यताएं, इनको अपन को विचार करना है। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। दायित्व स्वयं और दूसरों के प्रति, ठीक है, इसको भी रोकते हैं अभी है। अब नेक्स्ट है, द्रत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता था।
यानी रित जो है एक नैतिक विधान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता है। धर्म हो गया, रित हो गया। देखो तो ये भी लग रहा है। तो धर्म के व्यक्तित्व स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्ति संकल्पना था, ये भी सही है और ये भी सही, यानी कि हमें दोनों ऑप्शन सही हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन देखेंगे जा करके, केवल एक, केवल दो, 1 और 2 और ना तो 1। तो हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। आज हमने 10 क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया। ज़्यादा बच्चों ज़्यादा अपन क्वेश्चन नहीं लेंगे, कम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, क्योंकि क्या जिससे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग भी ज़्यादा बोर होने लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी रहते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, अपन पूरी तरीके से संपूर्ण विश्लेषण को लेकर चलेंगे। एक क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन इसलिए करते जा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आपकी एक समझ विकसित हो कि आपको सॉर्ट आउट कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो कैसी लगी, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना है, अपनों को लाइक ज़रूर करें। ठीक, और इस यदि जो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया हो, तो उसमें हमको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए क्या करना है, शेयर करना है, क्योंकि देखो सितंबर अक्टूबर में क्या है, यूपीएससी प्री का एग्जाम होने वाला है। तो ताकि अपन ओल्ड क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार क्या होता है ओल्ड क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसको सभी बच्चों को बेनिफिट्स हो सके। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार के हम वीडियो लाते रहेंगे और हम 2011 से लेकर 2018 तक के सारे क्वेश्चन को कवर करवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो कैसी रही वीडियो, यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। ठीक बच्चों, धन्यवाद।